कर दी चालू। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, तो आज हम सेकंड फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो उसमें हम क्या किस किस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये हमारे पास इसमें एक टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। देखिए, अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो, सुनो। किसी, देखो, ये हमारे पास कोई धातु है, जब ये हमारे पास क्या है? धातु। जब किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन। तो यहां से प्रकाश आया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया इधर से, और ये इधर से। यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्रकाश, ये है आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। और ये हमारे पास एक्चुअल चित्र किसका है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब सुनिए, हम सबसे पहले इस चैप्टर में से डेफिनेशन सिंपल सी पूछी जाएगी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा क्यों? कि जब प्रकाश आपतित होगा, क्या आपतित होगा? प्रकाश। प्रकाश आपतित होने से इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित हो रहे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तार में प्रवाहित होंगे या तार में बहेंगे, तो आवेश प्रवाह की तरफ कहते हैं धारा। तो प्रकाश के कारण धारा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए प्रकाश के कारण धारा उत्पन्न होने की इस घटना को नाम देते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना में क्या करते हैं? जो हम निश्चित आवृत्ति लेते हैं, आगे चल के उसी आवृत्ति को हम नाम देंगे दहलीय आवृत्ति। क्या नाम देंगे? दहलीय आवृत्ति। क्या नाम देंगे? दहलीय आवृत्ति। तो अगर हमसे परिभाषा पूछी जाएगी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो देखो हम लिखने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव जब धातु की सतह पर, देखो, जब धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये कोई धातु है, यहाँ से आपतित प्रकाश आ रहा है, ये कोई प्रकाश आ रहा है। जब ये धातु की सतह पर आपतित होता है, धातु की सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। अब सुनो, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उनको नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, या इनको एक और नाम देते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये जो अपने लिखा है कि निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति, तो इस निश्चित आवृत्ति को एक्चुअली अपन यहाँ पे बोलेंगे, आगे जाके क्या नाम देंगे? इस निश्चित आवृत्ति को नाम देंगे दहलीय आवृत्ति। ये हमारे पास परिभाषा, ये अपन को चित्र बनाना है। इसके बाद अपन को बात करनी, सुनिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को नाम देते हैं प्रकाश विद्युत धारा। क्या नाम देते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। क्या नाम देते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। और इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, या क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल सी परिभाषा है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या पूछी गई? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो सिंपल सा लिखना है, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति, या फिर लिख सकते हैं जब किसी धातु की सतह पर दहलीय आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को नाम देते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो धारा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। अब देखिए, इसकी अगर हम आगे बात करें, तो देखिए यहां पर एक छोटा सा हेडिंग आएगा, प्रकाश सुग्राही धातुएं। प्रकाश
सुग्राही धातुएं, क्या आएगा, प्रकाश सुग्राही धातु। देखिए भाई, देखो वे धातुएं जो सामान्य प्रकाश, वे धातुएं जो सामान्य प्रकाश आपतित कराने पर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देती हैं। वे धातुएं जो सामान्य प्रकाश आपतित कराने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे, उनको कहते हैं प्रकाश सुग्राही धातु। जैसे मेरे पास है सोडियम NaCS, यानी कि सोडियम, सीजियम और पोटेशियम, ये ऐसी धातुएं हैं, इन पर यदि हम कोई सामान्य प्रकाश भी आपतित कराएं तो ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देती हैं, आसानी से उत्सर्जन कर देते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं प्रकाश सुग्राही धातुएं। ज़्यादातर हम प्रकाश सुग्राही धातु के रूप में सीजियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सीजियम का इस्तेमाल करते हैं। परंतु कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन पर यदि हम सामान्य प्रकाश आपतित कराएं तो सामान्य प्रकाश आपतित कराने पर भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे कैडमियम, मैग्नीशियम, कैडमियम है, Mg मैग्नीशियम है, इन धातुओं पर यदि सामान्य प्रकाश आपतित कराया जाए तो ये सामान्य प्रकाश पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यदि ये धातु हमने उपयोग में ली है तो इन धातुओं पर हमें आपतित कराना पड़ेगा पराबैंगनी प्रकाश। कौन सा, पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश। तो यानी कि जो कैडमियम और मैग्नीशियम है, ये सामान्य प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करती। यदि इन धातुओं को हमने प्रयोग में लिया है तो हमें पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराना पड़ेगा, तब जाकर ही कैडमियम और मैग्नीशियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर पाएगी। यहाँ पर ये कैडमियम बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब हम नाभिकीय भट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये बताएंगे कि कैडमियम न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा अवशोषक है। जो कैडमियम है वो न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा अवशोषक है। इसीलिए नाभिकीय भट्टी को नियंत्रित करने के लिए जिन छड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है कैडमियम की छड़ें। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिन छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो छड़ किसकी बनी होती है, तो वो एक्चुअली कैडमियम की छड़ें होती हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक छोटी सी परिभाषा और है, कार्यफलन। कौन सी है, कार्यफलन। देखो जरा कार्यफलन क्या है। एक कार्यफलन भी इंपॉर्टेंट परिभाषा, कई बार आपसे पूछ लेता है कि कार्यफलन क्या है, तो देखते हैं जरा। तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं कार्यफलन। पहली बात तो ये कि कार्यफलन को या तो अपन φ0 से लिखते हैं या हम इसको लिखते हैं W0 से। किसे लिखते हैं, W0 से। अब सुनिए, कार्यफलन है क्या, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए उस धातु को दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। यानी कि हमारे पास कार्यफलन को लिखेंगे φ0 से, इसका सूत्र होता है φ0 या W0 बराबर होता है H इंटू में ν0। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कार्यफलन क्या है, तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। या आप ये कह सकते हैं कि धातु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण कर धातु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है उसे कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को φ0 या W0 से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है H ν0। कार्यफलन का मान, देखो कार्यफलन का मान किसी भी धातु के लिए फिक्स होता है। अगर हम मान लो हमने मान लो Na लिया, पोटेशियम लिया, सीजियम लिया, कैडमियम लिया, Mg लिया, तो ये अलग अलग धातु है। एक निश्चित धातु के लिए कार्यफलन का मान फिक्स होता है। यानी कि देखो इस सोडियम के लिए अगर दहलीय आवर्ती फिक्स है तो कार्यफलन भी फिक्स होगा, कार्यफलन भी फिक्स। तो अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। केवल कार्यफलन का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम सोडियम लेंगे तो उसके लिए कार्यफलन अलग होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, सीजियम के लिए अलग होगा, कैडमियम के लिए अलग होगा, Mg के लिए अलग होगा। अगर हम बात करें सोडियम, मतलब हमने कैडमियम की छोटी छड़ ली है, तो जितना कार्यफलन छोटी छड़ के लिए होगा उतना ही कार्यफलन किसके लिए होगा, बड़ी छड़ के लिए होगा। तो ये हमारे पास कार्यफलन था। यहाँ पे ये जो H है, H यहाँ पे होता है प्लांक कॉन्स्टेंट। क्या होता है, प्लांक कॉन्स्टेंट, प्लांक नियतांक। और इसकी 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड, ये इसका मात्रक है। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव।
प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन। देखिए हम बात करने वाले प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। यदि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन की बात करें तो प्रायोगिक अध्ययन के लिए हमारे पास ये इसका डायग्राम है। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जब प्रायोगिक अध्ययन करेंगे तो मैं एक बार आपको एक बार चित्र बना देता हूँ। देखो सबसे पहले चलेंगे इसमें कांच की निर्वातित, कांच या क्वार्ट्ज की निर्वातित नलिका लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये है कांच या क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज की निर्वातित नलिका। निर्वातित का मतलब क्या है, इसमें हवा नहीं है, निर्वातित नलिका। और इस कांच या क्वार्ट्ज की निर्वातित नलिका में हम दो प्रकाश सुग्राही धातु लेते हैं। एक को नाम देते हैं हम कैथोड और एक को नाम देते हैं एनोड। यहां से इस प्लेट को जोड़ दिया, ये लो। अब नीचे जाके क्या करते हैं सुनिए, यहां पे मैंने इसको कनेक्ट किया, इसके अलावा देखो यहां पे इसको इससे जोड़ा, इसको यहां लाके इससे जोड़ दिया। नीचे वोल्टमीटर नापना है तो वोल्टेज लगा दिया। आगे देखो यहां पे इसको कनेक्ट यहां से किया और ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये बैटरी, यहां पे कुंजी, ये पदार्थ, ये हमारे पास कहलाता है विभव विभाजक। क्या कहलाता है, विभव विभाजक। ये एक्चुअली दिशा बदलेगा तो इसको नाम देते हैं दिग परिवर्तक। क्या देते हैं, दिग परिवर्तक। और यहाँ पे धारा नापनी है तो धारा नापनी, तो यहाँ पे अपन लगाते हैं अल्पमानिक धारा तो माइक्रो एमीटर। और यहाँ पे हम प्रकाश आपतित कराते हैं। यहाँ पे हम प्रकाश आपतित कराएंगे, देखो तो इस एनोड पे यहाँ पे प्रकाश आएगा ऐसे, ये प्रकाश आपतित रहा है, ये आपतित प्रकाश है। तो जब ये प्रकाश इस पे आपतित होगा तो धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये इधर जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो चित्र में हम क्या लिखने वाले हैं कि जब हम ये हमारे पास किसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन का परिपथ चित्र एक बार पूछ लिया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन का चित्र बनाइए। हमारे पास चित्र है तो हम लिखेंगे क्या, हमें लिखने वाले हैं कि इसमें एक कांच की या क्वार्ट्ज की निर्वातित नलिका होती है और उस निर्वातित नलिका में दो प्रकाश सुग्राही धातु के कैथोड व एनोड लगे होते हैं। ये कैथोड है, सी वाला क्या है, कैथोड, एक्चुअली ए वाला क्या है, एनोड लगे होते हैं। फिर इस परिपथ में विभांतर को कम ज्यादा करने के लिए, इस परिपथ में विभांतर को कम ज्यादा करने के लिए यहां पे जुड़ा है विभव विभाजक। क्या जुड़ा है, ये विभव विभाजक। क्या जोड़ा गया है, विभव विभाजक। और इस परिपथ में इस वोल्टेज को नापने के लिए यहां पे ये लगाया गया है वोल्टमीटर। ये एक्चुअली क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, परिपथ में हमको यदि धारा की दिशा बदलनी है तो धारा की दिशा बदलने के लिए इसको बोलते हैं दिग परिवर्तक। देखो ये वाला हिस्सा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, कैथोड से, माइनस ये प्लस, इसलिए ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड। तो ये हमारे पास इस उपकरण के वर्णन में है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में एक कांच की निर्वातित नलिका होती है जिसमें प्रकाश सुग्राही धातु के दो धातु लगे होते हैं, एक को नाम देते हैं कैथोड, एक को नाम देते हैं एनोड। परिपथ में इच्छित विभांतर प्राप्त करने के लिए, कि विभांतर का मान इच्छा से प्राप्त करें, इसके लिए हमने इसमें क्या लगाया हुआ है, विभव विभाजक जोड़ा जाता है। और इस विभांतर को नापने के लिए परिपथ में लगा हुआ है वोल्टमीटर। क्या लगा हुआ है, वोल्टमीटर। ऐसे ही परिपथ में यदि हमें धारा की दिशा बदलनी है तो उसमें जोड़ रखा है मैंने दिग परिवर्तक। और परिपथ में जो धारा उत्पन्न होगी, प्रकाश विद्युत धारा, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, माइक्रो एमीटर। ये हमारे पास है। देखो इसका चित्र हमारे पास, अगर किताब एनसीईआरटी देखो तो ये चित्र है, ये हमारे पास आपको चित्र दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये निर्वातित कांच की नलिका है, या इसको अपन क्वार्ट्ज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, क्वार्ट्ज। ये कोई क्वार्ट्ज की नलिका है, क्वार्ट्ज। अब यहाँ पे एक क्वार्ट्ज कक्ष है, यहाँ से सूर्य का कोई प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश सुग्राही पदार्थ ये है सी एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है कैथोड और ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, एनोड। क्या है, एनोड। अब देखिए, अब जब धातु की सतह पर
प्रकाश आपतित हो रहा है तो इस सी से इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ये साथ तो जुड़ा है माइनस कैथोड से, ये उससे जुड़ा है एनोड से, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का, इसीलिए ये कैथोड से तो होंगे प्रतिकर्षित और एनोड से होंगे माइनस, तो इसकी ओर जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये दिशा बदलने के लिए ये इससे लग रहा है ये दिग परिवर्तक है। क्या है? दिग परिवर्तक। धारा को नापने के लिए लगा रखा है माइक्रोमीटर। ये है, ये यहाँ पे जो लग रहा है ये एक्चुअली क्या है? विभव विभाजक, विभव विभाजक, और नीचे जुड़ी हुई है बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। तो ये हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन का क्या है? परिपथ चित्र। ये कई बार अपन से पूछ लेता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात करें क्रियाविधि। इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सुन लीजिए, क्रियाविधि। इसकी बात करें अपन क्रिया विधि। क्रियाविधि की अगर बात करें, सुनो, क्रियाविधि है कि जब निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जब निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश इस धातु के कैथोड पर, एक कैथोड प्लेट पर आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर क्या होते हैं? त्वरित। ये एनोड है तो ये एनोड की ओर क्या होता है? त्वरित। और जब ये एनोड की ओर त्वरित होंगे तो हमें परिपथ में अल्पमान की धारा प्रवाहित होगी, और वह अल्पमान की धारा माइक्रो एमीटर द्वारा नाप ली जाती है। तो ये हमारे पास इसका क्या है? क्रियाविधि। क्योंकि जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होगा तो ये कैथोड पर ये जो प्रकाश आपतित हुआ, यदि ये निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का है, तो इस कांच की नलिका के भीतर क्या उत्पन्न होंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअली आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का आवेश। तो ये एनो कैथोड से प्रतिकर्षित होंगे, एनोड से आकर्षित होंगे, तो ये कैथोड से सारे एनोड हो जाए, तो परिपथ में किसके? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी ऐसे। तो ये इसके बाद आप सुनिए, इसमें जो प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इस प्रकाश विद्युत धारा का हमको अध्ययन करना है। तो क्या लिखेंगे अपन? प्रकाश विद्युत धारा का, प्रकाश विद्युत धारा का अध्ययन हमको करना है, प्रकाश विद्युत धारा का अध्ययन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस प्रकाश विद्युत धारा का हमको अध्ययन करना है। एक करना है प्रकाश की आवृत्ति के साथ, एक करना है प्रकाश की तीव्रता के साथ, और एक प्रकाश विद्युत धारा एनोड व कैथोड के मध्य जोड़े गए विभांतर से कैसे चेंज होती है, इस पे अपन को करना है। तो कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहला जो अपन टॉपिक डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं प्रकाश विद्युत धारा का, प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता के साथ अध्ययन, प्रकाश की तीव्रता के साथ अध्ययन। तो सबसे पहले हम प्रकाश विद्युत धारा का एक्चुअली प्रकाश की तीव्रता के साथ क्या करेंगे? अध्ययन। अब सुनिए, जब हमको प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता के साथ अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक तो जो हमारे पास आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है, इसको निश्चित आवृत्ति पर, ये प्रकाश की आवृत्ति को निश्चित आवृत्ति पर एवं विभांतर, जो कैथोड व एनोड के मध्य विभांतर है उसको भी नियत रखते हैं। देखिए जब हम प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता के साथ अध्ययन करेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता के साथ अध्ययन करने के लिए हम प्रकाश की आवृत्ति को निश्चित आवृत्ति पर या उससे अधिक आवृत्ति पर नियत रखकर और प्रकाश के विभांतर को नियत रखकर जब तीव्रता को बढ़ाएं, उस तीव्रता के साथ प्रकाश विद्युत धारा का ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमें निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? देखिए जरा, ये हमारे पास यहाँ पे मैंने ली है प्रकाश विद्युत धारा, इसको लिखेंगे स्मॉल आई से, और यहां पे मैंने ली है प्रकाश की तीव्रता। क्या ली है? प्रकाश की तीव्रता, यह है आई। तो जब हम प्रकाश की आवृत्ति को निश्चित आवृत्ति पर और विभांतर को नियत रखकर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, उस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएं तो धारा किस प्रकार से चेंज होगी, उसके लिए हमने ग्राफ खींचा। तो क्या मिला कि जब हम प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचते तो वह ग्राफ हमें निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ अपन को ऐसे प्राप्त होता है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल कैपिटल आई। तो यहां पर देखा गया, जब इस ग्राफ को देखते तो इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है
कि जब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी जिस अनुपात में तीव्रता बढ़ाते हैं उसी अनुपात में बढ़ रही है। तो इस ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है, जिससे हम जानते हैं, देखो I बराबर क्या होता है बेटा, सिंपली I बराबर होता है Q/T और Q बराबर होता है Ne अपॉन में T। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे प्रति सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगी तो धारा के मान में भी एक्चुअली क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब आगे देखिए, इसके आगे अगर हम बात करें तो दूसरा हमको अध्ययन करना है प्रकाश विद्युत धारा का, प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की आवृत्ति के साथ अध्ययन। प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की किसके साथ, आवृत्ति के साथ क्या कर रहे हैं, अपन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, तो दूसरा हमको अध्ययन क्या करना है, दूसरा अध्ययन करना है प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की आवृत्ति के साथ अध्ययन। तो देखो इस बार हम क्या नियत रखेंगे, पिछली बार जब हमने प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता के साथ अध्ययन किया तो आवर्ती को निश्चित आवृत्ति पर नियत रखा और हमारे पास विभवांतर गुण है। तो इस बार क्या करेंगे कि इस बार हम तीव्रता जब प्रकाश की तीव्रता I एवं विभवांतर एनोड व कैथोड के मध्य, एक्चुअली क्या विभवांतर, एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर को नियत रखते हैं। तो जब हम प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की आवृत्ति के साथ अध्ययन करेंगे, एक तो प्रकाश की तीव्रता I को नियत रखेंगे, एक कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर को नियत रखेंगे। इसके पश्चात जब हम ग्राफ अध्ययन करें तो हमने ये पाया कि जब प्रकाश की तीव्रता व विभवांतर को निश्चित मान पर नियत रखकर प्रारंभ में प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है। यानी कि जब हम प्रारंभ में इस आवृत्ति को शून्य से कुछ मान तक बढ़ाते हैं, जैसे मान लो 5 हर्ट्ज तक बढ़ाया, तो हमने पाया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बढ़ाते बढ़ाते आवृत्ति का एक निश्चित मान आता है, तो हमने पाया कि जैसे ही आवृत्ति का निश्चित मान आता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात हम यदि आवृत्ति का मान और बढ़ाएं, तो हम पाते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट हो गई, प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न करने के लिए हमें निश्चित न्यूनतम आवृत्ति चाहिए। क्या चाहिए, एक निश्चित न्यूनतम की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होती है, या कह लो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, या इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को कहते हैं दहली आवृत्ति, इसके बराबर हो या इससे अधिक हो जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसके बाद यदि हम आवृत्ति का मान और बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इससे साफ स्पष्ट है कि अगर आपसे पूछे कि क्या प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है।
तो फिर क्या कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न हो, केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न हो, इसीलिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता है। अगर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति रखेंगे प्रकाश की, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होती है। तो केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को उत्पन्न करने के लिए हमें आवृत्ति की आवश्यकता है, वो भी एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, जिसे एक्चुअली अपन क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, अलग से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दहली आवृत्ति है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपका क्या अभिप्राय है। दहली आवृत्ति, तो दहली आवृत्ति तो सिंपल सी परिभाषा है, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, दहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे अपन न्यू जीरो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एक्चुअली न्यू जीरो से। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि दहली आवृत्ति क्या है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या होती है, एक्चुअली प्रेक्षित होती है, तो उसे अपन कहते हैं दहली आवृत्ति। ऐसे ही इससे सेम रिलेटेड एक और डेफिनेशन है, वो है हमारे पास दहली तरंगदैर्घ्य। दहली तरंगदैर्घ्य, तो देखो हमने रिलेशन पढ़ा है, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्बडा। तो अगर हम लैम्बडा को लिखें तो लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा सी अपॉन न्यू। इसका मतलब अगर आवृत्ति न्यूनतम है तो तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, अधिकतम। तो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा सिंपल से लिखेंगे अपन, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, या धातु की सतह पर वह आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर धातु की सतह से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है, उसे दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे किसे लिखते हैं, लैम्बडा जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे पास दूसरा अध्ययन था। अगर हम तीसरे की बात करें, देखिए जरा, तो पहले अपन ने किया प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता के साथ अध्ययन, दूसरा अपन ने किया प्रकाश विद्युत धारा का आवृत्ति के साथ अध्ययन। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा, प्रकाश विद्युत धारा का, प्रकाश विद्युत धारा का, प्रकाश विद्युत धारा का विभवांतर, विभवांतर के साथ, विभवांतर के साथ अध्ययन, अध्ययन। तो प्रकाश विद्युत धारा का किसके साथ अध्ययन करने वाले हैं अपन, विभवांतर के साथ। तो देखो जरा, हाँ भाई, तो इस बार हम क्या रखेंगे, देखो इस बार प्रकाश की आवृत्ति को किस पे रखेंगे, दहली आवृत्ति पर, दहली आवृत्ति पर या इससे अधिक आवृत्ति पर, और प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर, देखो यदि हमें प्रकाश विद्युत धारा का, प्रकाश की
यदि हमें प्रकाश विद्युत धारा का विभवांतर के साथ अध्ययन करना है तो हम प्रकाश की आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति पर और प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर हम प्रकाश विद्युत धारा का जब विभवांतर के साथ ग्राफ खींचते हैं, अर्थात जब हम विभवांतर को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो विभवांतर के साथ प्रकाश विद्युत धारा का ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है, तो वो ग्राफ देखिए। तो ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है, देखिए जरा, इस प्रकार का हमने यहाँ पे इस प्रकार के आएंगे ये ग्राफ। यहाँ पे मैंने तीव्रता रखी है I1, तो I1 के लिए इस अक्ष पे ले रहा हूं विभवांतर, ये क्या है विभवांतर, विभवांतर V, इधर तो पॉजिटिव रहेगा, इधर क्या रहेगा नेगेटिव, यहाँ पे तो हमने बनाया ग्राफ, ठीक है I1 के लिए। फिर दूसरा बनाया इस प्रकार का, और ये तीसरा बनाया ये I1, ये I2 और ये I3। यहाँ पे ये है एक्चुअली प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई। तो जब हम प्रकाश की आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति पर और तीव्रता को अलग अलग मानों पर नियत रखकर विभवांतर के साथ धारा का ग्राफ खींचते तो वो ग्राफ हमें निम्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। ऐसा ग्राफ अपन को प्राप्त होता है। यहाँ पे विभवांतर एक्चुअली कितना है हमारे पास 0, कितना है। तो इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष है सुनिए, प्रारंभ में जब विभवांतर का मान 0 है तो भी हमें देखो परिपथ में कुछ धारा मिल रही है। उसके बाद I1 तीव्रता पर देखो ये धारा अलग है, I2 तीव्रता पे अलग है, I3 तीव्रता पे अलग है, और एक निश्चित ऋणात्मक विभव कितना है 0। तो यहां से अपन को 3 बात लिखनी। पहली बात ये लिखनी है कि जब देखो जब विभवांतर शून्य है, जब विभवांतर क्या है शून्य है, तो जब परिपथ में विभवांतर शून्य है तो विभवांतर शून्य होने पर भी परिपथ में अल्पमान की धारा प्रवाहित हो रही है। I1 तीव्रता पर विभवांतर शून्य तब भी धारा, I2 पर भी I3 पर, तीनों पर प्रवाहित हो रही है। जब परिपथ में विभवांतर का मान शून्य है तो भी परिपथ में कुछ अल्पमान की धारा प्राप्त होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर शून्य रखते हैं तो जो कांच की नलिका में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं कैथोड पर, वो कैथोड पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉन स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण, कहां पे स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण कहां चले जाते हैं। देखो जब यहां पे जब विभवांतर का मान 0 है तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण कैथोड से एनोड पर चले जाते हैं। इसीलिए विभवांतर शून्य होने पर भी परिपथ में अल्पमान की धारा क्या होती है प्रवाहित होती है। देखो ये प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, इसके बाद जब विभवांतर बढ़ाते हैं दूसरा ही है, तो जब हम परिपथ में विभवांतर को बढ़ाते हैं तो हमने पाया जब हम परिपथ में विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा के मान में हल्की सी वृद्धि होगी और कुछ देर बाद धारा बढ़कर क्या हो जाती है संतृप्त। इसके बाद यदि हम विभवांतर और बढ़ाएं तो धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये I1 तीव्रता के लिए। ऐसे सेम जब I2 तीव्रता पर प्रकाश की तीव्रता को नियत रखा और फिर अपने धारा बढ़ाई तो इस बार ये धारा प्राप्त हुई। अर्थात जब हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में अल्पमान की वृद्धि होती है और कुछ देर बाद धारा का मान बढ़कर क्या हो जाता है संतृप्त। इसके बाद विभवांतर में कितनी ही वृद्धि करो धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहते हैं संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट, संतृप्त धारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने धारा को विभवांतर को शून्य पर रखा, बढ़ा के देखा, अब हम विभवांतर को घटाएंगे। घटाने का मतलब क्या है, देखो घटाने का मतलब यह है कि अब हम प्रकाश दिग परिवर्तक की सहायता से, इस दिग परिवर्तक की सहायता से, देखो इस दिग परिवर्तक की सहायता से पहले ही इधर जुड़ रहा था ये कैथोड, तो इसको तो जोड़ देंगे इधर, तो ये तो जुड़ जाएगा प्लस से, तो एक्चुअली यहाँ पे तो हो जाएगा विभव प्लस का, और ये वाला इससे को जोड़ देंगे इधर तो ये वाला हो जाएगा माइनस का। तो अब जब हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो थर्ड स्थिति में यह है कि कैथोड को धन विभव पर तथा एनोड को ऋण विभव पर लेकर अब यदि विभवांतर का मान बढ़ाया जाए तो विभवांतर का मान ऋणात्मक बढ़ेगा, और जब ऋणात्मक बढ़ेगा तो होगा क्या, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सृजित हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अब ये प्लस का हो गया, जब हम यहाँ पे ऋणात्मक विभव बढ़ा रहे हैं तो ये प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, ये माइनस इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। तो धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉनों पर इतना ज़्यादा इस एनोड के माइनस के कारण इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा कि ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास आने का विरोध करेगा,
और ये जो कैथोड पर प्लस है ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो कुछ देर बाद ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाना बंद हो जाते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड पे इकट्ठा हो जाएंगे। और जब परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो गया, तो जब परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान बंद हो गया तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए जरा क्या कह रहा हूं इस ग्राफ में, देखो थर्ड स्थिति यह है कि जब हम एनोड को माइनस पर और कैथोड को प्लस पर, जब एनोड को ऋण विभव पर और कैथोड को धन विभव पर रखकर ऋणात्मक विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, तो प्रारंभ में धारा के मान में कमी होती है और एक निश्चित न्यूनतम मान पर धारा का मान घटकर कितना हो जाता है, 0। इस निश्चित ऋणात्मक विभव को एक्चुअली कहते हैं निरोधी विभव। इस निश्चित ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है वो मैंने आपको रीजन बता ही दिया। रीजन ये है कि जब हम यदि यहां पे कांच की नली का है, ये पहले ये कैथोड था तो ये माइनस था, इस बार ये प्लस है, और ये एनोड है तो इस बार ये क्या है, माइनस। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होके जा रहे हैं, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होके जाते, तो जैसे ही मैं ऋण विभव बढ़ाऊंगा तो यहां पे माइनस का प्रभाव बढ़ेगा, यहां पे प्लस का प्रभाव बढ़ेगा, तो ये प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये माइनस इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे ही मैं ऋण विभव बढ़ाता हूं तो धीरे धीरे ये माइनस इन पर प्रतिकर्षण बल और प्लस इन पर आकर्षण बल बढ़ाता है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कम जाने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे धारा के में वृद्धि होगी। और कुछ समय पश्चात जैसे ही मैं विभव का मान एक निश्चित विभव पर करता हूं ऋणात्मक पे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को ये प्लस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है माइनस प्रतिकर्षित। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से, कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंचता है, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंचेगा तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। इस निश्चित ऋणात्मक विभव को कहते हैं निरोधी विभव। तो यहां से डेफिनेशन कई बार पूछता है, ठीक है, क्या पूछेगा डेफिनेशन, कि निरोधी विभव, निरोधी विभव या अंतक विभव, निरोधी विभव या अंतक विभव किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, क्या परिभाषा सुनो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, उस ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। और इसे आप एक्चुअली अपन किससे लिखते हैं, V0 से। एक परिभाषा तो ये है, और अथवा करके अगर हम दूसरी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। तो कई बार ये परिभाषा पूछेगा, सिंपल सी परिभाषा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव। या दूसरा पूछ ले तो कैथोड के सापेक्ष, वैसे कैथोड होता है माइनस पे, एनोड होता है प्लस पे, हम क्या करें, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसे एक्चुअली अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। इसे V0 से लिखते हैं। एक बात और सुन लें, एक बात यह है, देखो गति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है K = 1/2
m इंटू इसको लिखते हैं v मैक्सिमम स्क्वायर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होता है उस कांच की नलिका में, तो वो खुद की गतिज ऊर्जा 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर के अनुसार कहाँ पहुंच जाएगा? एक्चुअली वो हमारे पास पहुंच जाएगा कहाँ पे? कैथोड से एनोड पे। ये फॉर्मूला है। तो अब होगा क्या, जब हम निरोधी विभव बढ़ाते हैं तो देखो कार्य W बराबर होता है, ये विभव होता है V बराबर कितना? W/Q। तो W बराबर कितना आएगा? QV। तो जब हम एनोड को प्लस पर और कैथोड को माइनस पे लेते हैं तो ये किया गया ये कार्य है W बराबर QV। इस W बराबर QV जो है ये उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करता है QV। तो गतिज ऊर्जा आएगी 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर में QV। तो इस ऊर्जा के कारण वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है? एनोड, कैथोड से एनोड पे। लेकिन जब हम एनोड को ऋण पर और कैथोड को धन पर रखें तो यहां पे ये जो विभव आएगा ये V बराबर आएगा V0, और ये V0 एक्चुअली अंतक विभव ऋणात्मक है। तो जब इस ऋणात्मक को लेंगे तो यही कार्य, यही ऊर्जा इस गतिज ऊर्जा के बराबर आएगी। लेकिन इस बार ये जो गतिज ऊर्जा है इसको ये रोकने का काम करेगा ये QV। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं EV0 बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये अपन को काम आएगा कि किसी भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर होता है EV0। तो जब निरोधी विभव की अवस्था है तो निरोधी विभव की अवस्था में यही विभव इस गतिज ऊर्जा को कैंसिल कर देता है, ताकि